Hi everyone. Today I want to discuss the entire EPFO 2025 question paper. This is a detailed analysis that is not like a first time analysis that we had, which was affected by a lot of inconsistencies or you can say a lot of errors. So this is a very detailed analysis. इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो सारे questions के answers हैं which have been cross checked. 99.9% आपको आंसर सही मिलेंगे. एक आध आंसर में कन्फ्यूजन है, अभी भी हमें भी है, वो मैं आपको जहाँ पर भी कन्फ्यूजन है बताऊंगा. सेकेंडली, इट ऑल्सो हैज़ डिटेल्ड प्रूफ्स, वेरी ऑनेस्ट प्रूफ्स कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हमने कहाँ पढ़ाए हैं, कौन से क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़ाए थे, कौन से क्वेश्चंस हमने डायरेक्टली पढ़ाए थे, कौन से इनडायरेक्टली पढ़ाए थे. ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल इन दिस वन डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. यू कैन फाइंड दिस डॉक्यूमेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, वहाँ पर मैंने इसको डलवा दिया है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. दिस इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी मोर यूजफुल फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स राइटिंग ईपीएफओ एग्जाम, क्योंकि इस साल के स्टूडेंट्स अभी तक एनालिसिस कर चुके हैं. नाउ दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे. बट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर the next examination, then it is going to be very very useful for you. What I found was the quality of paper has enhanced overall. कुछ questions अटपटे हैं, but that happens in every exam. मुझे जो खराब लगेगा हो सकता है किसी और इंसान को वो important लगे, but overall if we see then the quality and level of the paper has improved a lot. बहुत सारे questions के पीछे बहुत logic था, कहीं ना कहीं वो questions हमारे नॉर्मल ज़िंदगी से कनेक्टेड थे. बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले, विच इज़ अ गुड थिंग. इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग दैट दे डूइंग दैट चेंज, बिकॉज फिर हम एक ट्रेंड बना पाते हैं या फिर एक रीज़न क्रिएट कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसके पीछे का क्या लॉजिक था. एंड देन वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन, ओके दिस इज रिलेटेड विद अवेयरनेस ऑफ अ citizen as a person as a citizen of this country. You are required to probably be अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टू चेक दैट अवेयरनेस. ठीक है, ऑफकोर्स नॉलेज भी कई जगह पर आती है, उस नॉलेज एस्पेक्ट को भी हम देखेंगे. स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन. इंग्लिश के फर्स्ट 20 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 20. द लेवल ऑफ इंग्लिश वॉज हाई. इट वॉज नॉट इवन मॉडरेट, इट वॉज एक्चुअली हाई, और इवन इन आई कैन से वेरी हाई कैटेगरी में था, because the grammatical or grammar rules that they had asked are normally not taught to either bank PO students, SSC students, RBI students, UPSC students. किसी को भी इतने डेप्थ में इन रूल्स को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि आज तक कभी उतना डेप्थ में आया नहीं पेपर. इंग्लिश नॉर्मली एवरेज लेवल का या कभी कभी बिलो एवरेज लेवल का आया करता था. इट यूज टू बी ईजी, बट दिस ईयर पेपर वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन इंग्लिश, और इंग्लिश में स्कोर कम होने की वजह से ओवरऑल कट ऑफ भी नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द इवनिंग लुक्ड डैश अगेंस्ट द स्ट्रेस्ड आउट स्काई. अब इसका आंसर सी और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग. और वो एनालिसिस क्या है, अगर आप एडजेक्टिव्स का रूल देखोगे, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का एक रूल है, और ये सारे एडजेक्टिव्स ही हैं. वो रूल कहता है कि हम सबसे पहले ओपिनियन को मेंशन करते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल एडजेक्टिव्स, क्वालिटीज, कुछ भी बोल सकते हो इनको. उसके बाद हम साइज को डालते हैं, फिर फिजिकल क्वांटिटी, देन शेप, देन एज, देन कलर, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप, पर्पस, ये सब डाला जाता है. अब यहाँ पर आप देखोगे सोल क्वेंचिंग एंड ब्यूटीफुल बोथ आर ओपिनियंस, क्योंकि मेरे लिए जो सोल क्वेंचिंग है वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है, मेरे लिए जो ब्यूटीफुल है वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है. बट रेड इज अ फैक्चुअल कलर, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है. ऐसा नहीं मेरे लिए रेड है किसी और के लिए ग्रीन होगा, दैट डजंट हैपन. तो कलर तो लास्ट में आएगा, दैट इज क्लियर. ये दोनों ही एडजेक्टिव्स ओपिनियन है, तो इसमें एग्जामिनर के ऊपर है वो सी को पहले ले या डी को पहले ले. मुझे यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली कि क्या होना चाहिए, एंड आई थिंक वो है भी नहीं, बिकॉज हमने प्रॉपर ग्रामर के एडजेक्टिव्स के रूल्स देखे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, समर्स डैश बी रियली हॉट एट टाइम्स. द आंसर वाज कैन. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को लगा कि सर कुड या माइट या मे क्यों नहीं यूज होगा यहाँ पर, बिकॉज द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट अ जनरल ट्रूथ अबाउट समर्स. सो द स्ट्रक्चर हेयर इज, बिकॉज देर इज जनरल पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में हम कैन यूज करते हैं हमेशा. कुड, माइट, मे, दीज ऑल शो अनसर्टेनिटी और
some specific possibility और impossibility. तो ये uncertainty की वजह से यहाँ पर यूज नहीं हो सकते, बिकॉज समर बी रियली हॉट एट टाइम्स, इट्स अ पॉसिबल सर्टेनिटी कि ये तो जनरल पॉसिबिलिटी होती ही है. दैट इज वाई कैन फिट्स बेटर. अगेन अ ग्रामेटिकल रूल. क्वेश्चन नंबर 3, आई वॉज वंडरिंग विच फेस्टिवल डैश वी सेलिब्रेट टुगेदर दिस ईयर. द आंसर वॉज शैल. एक तो हमने बचपन में पढ़ा होगा आई और वी के साथ शैल यूज होता है. दूसरा एक रीजन और भी है, जहां पर हम पूछ रहे हैं फ्यूचर प्लान और एक्शन डिसीजन के बारे में, ये नॉट सर्टेन, वहां पर शैल यूज करते हैं. जहां पर हम बता रहे हैं सर्टेनिटी ज्यादा है, वहां पर हम विल यूज करते हैं. सो शैल इज यूज्ड व्हेन वी आर प्रपोजिंग समथिंग, सजेस्टिंग समथिंग और आस्किंग फॉर अ जॉइंट डिसीजन. विल में हम प्रिडिक्शन और विलिंगनेस की बात करते हैं, इन्विटेशन की बात नहीं. हम बताते हैं कुछ कि दिस इज व्हाट आई वांट, इसीलिए यहां पर शैल यूज होगा. द आंसर इज शैल. क्वेश्चन 4, आई वॉज डैश एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द वीक. द आंसर इज कंप्लीटली, ऑप्शन नंबर डी. अब कंप्लीटली इसलिए है क्योंकि आप या तो एग्जॉस्टेड हो या एग्जॉस्टेड नहीं हो, बीच में लाई नहीं करोगे कि आई वॉज पार्शियली एग्जॉस्टेड. और वो सेंटेंस भी उस तरह से फ्रेम नहीं है कि आप बोल सको कि आई वॉज 90% एग्जॉस्टेड, 50% एग्जॉस्टेड. और ये तीनों जो हैं ये उस कैटेगरी में आते हैं जहां पर आप एक स्केल पे मेजर कर रहे हो, जहां पे आप 0 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हो, 100% भी हो सकते हो, -100%, कुछ भी हो सकता है. वो स्केल पे नहीं हो. यहाँ पर आप या तो 0 हो या 100 हो, मतलब इधर यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड और यू आर नॉट एग्जॉस्टेड एट ऑल. इसलिए आंसर यहाँ पर कंप्लीटली होगा. यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है. नाउ दीज आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी टॉट डायरेक्टली. मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दिया हो और आ गया हो, बट द रूल्स नीड टू बी टॉट, ग्रामर रूल्स. और ये हम नहीं पढ़ाते थे क्योंकि आज तक इतना डेप्थ में इतने स्पेसिफिक ग्रामर रूल्स कभी पूछे नहीं गए. बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती थी जो एक एवरेज लेमैन को पता होता है, जिसको इंग्लिश भी आती है. मुझे भी इंग्लिश आती है, मैं बोल सकता हूँ, बट मुझसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दीज ग्रामर रूल्स. शायद बचपन में पढ़ाए हों बट अभी तक तो याद नहीं है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, दे डैश बी वेरी फार अवे. द आंसर इज कैन नॉट. और हमें भी लगा यार शैल नॉट होना चाहिए आंसर या शुड नॉट होना चाहिए, कैन नॉट तो नहीं होना चाहिए. बट ऐसा क्यों है? बिकॉज इट शोज अ क्लियर फैक्ट कि मैंने थोड़ी देर पहले उनको देखा था, तो वो थोड़ी ही पीछे होंगे. बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट इट इज इम्पॉसिबल दैट दे आर वेरी फार अवे. वी यूज कैन नॉट टू शो दैट समथिंग कैन नॉट बी ट्रू बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सिंपल लॉजिक. अगर शुड नॉट या शैल नॉट यूज करना हो तो वहां पर प्रोबेबिलिटी या वीक गेस आ जाता है, जहां पर आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि वो कितना दूर हैं, बहुत दूर हैं कि थोड़े दूर हैं. अगर सर्टेन नहीं हो तो शुड नॉट आएगा. लेकिन क्योंकि यहाँ सर्टेनिटी है, बिकॉज ये सेंटेंस कनेक्ट कर रहा है आई सॉ देम अ लिटिल व्हाइल अगो, इसलिए कैन नॉट यूज होगा. बिकॉज ये बहुत सर्टेन स्टेटमेंट एक क्रिएट करता है. क्वेश्चन नंबर 6 वॉज बेस्ड अपॉन दिस पैसेज. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे, उनको फिल करना था. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स, इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन. Now this is purely based upon the definitions of these. These are 4 different terms with 4 different meanings. अगर आपको ये पता थे तो आंसर कर पाते, नहीं तो नहीं. इसमें ग्रामर नहीं है, इसमें वर्ड्स के मीनिंग्स मैटर कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 7, द आंसर वाज डी, टू ओनली इज करेक्ट. क्योंकि ये फैक्ट पैसेज में दिया हुआ था, ये दोनों ही फैक्ट्स पैसेज में नहीं दिए हुए थे. प्योरली दैट सिंपल क्वेश्चन था ये कंपैरेटिवली. क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू द पैसेज. अब फिर से पैसेज की बात हो रही है. आंसर वाज डी ओनली. ओनली अबाउट 20% ऑफ द रिक्वायर्ड जॉब्स बीइंग अवेलेबल विद इन अफ्रीकन नेशंस. ये यहाँ पर भी ये फैक्ट अवेलेबल था, ये दोनों ही फैक्ट्स अवेलेबल नहीं थे या फिर कुछ और बोल रहे थे, इसलिए एलिमिनेट किए जा सकते हैं. ठीक है. Question number 9. Which one of the following options most appropriately describes the phrase exacerbating labor shortages? Exacerbating मतलब बढ़ा रहा है, खराब हो रहा है और ज़्यादा. So worsening the problem of labor shortage. Option number B is correct. Now this was more dependent upon your understanding of this word and its meaning. Exacerbating कि इसका मतलब क्या होता है, तो ये vocabulary से connect हो गया. Question number 10. Which of the following is the figure of speech in the expression Africa is on the move? Difficult question क्योंकि ये figure of speeches या इनके meanings normally हमें नहीं पता होते हैं, because we don't use it in a regular language, regular
कम्युनिकेशन. द आंसर वाज ए, पर्सोनिफिकेशन. एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, फैक्चुअल चीज है. क्वेश्चन नंबर 11 हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. द डिलीवरी रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन जस्ट अबाउट टाइम. ऐसे ही दूसरा हाईलाइटेड है, थर्ड अंडरलाइंड है. द आंसर इज डी, तीनों ही गलत हैं. जस्ट अबाउट टाइम की जगह यहां पे होना चाहिए था जस्ट इन टाइम और अबाउट ऑन टाइम. सेकंड में डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए था, नॉट डिफरेंट दैन. थर्ड में डिफरेंस बिटवीन हिज ड्यूटी होना चाहिए था, नॉट डिफरेंस ऑफ समबडी. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 ऑल थ्री आर करेक्ट, तीनों ही सही हैं, तीनों के प्रपोजिशंस करेक्टली यूज्ड हैं. क्वेश्चन नंबर 13 C, answer is C, 2 and 3 are correct, first is incorrect. It says Raj's apartment was 3 floors underneath Subramaniam residence. The answer, the correct usage is 3 floors below, not 3 floors underneath. जब हम फ्लोर्स की बात करते हैं तो अंडरनीथ नहीं बात करते. अंडरनीथ हमेशा हम जमीन के नीचे की ही बात करते हैं, तो इसलिए अंडरनीथ नहीं होगा, बिलो आएगा. क्वेश्चन नंबर 14, the ship put in at the first available port, the advertisement was put out, the matter that it could not be put off. All the three are correct, तीनों में. अब देखो prepositions, verbs, adjectives सब सारे ग्रामर यूज किया गया है इन क्वेश्चंस को पूछने के लिए, एंड दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक्चुअली, क्योंकि अगर आपको एक्चुअल प्रॉपर ग्रामर रूल्स नहीं पता हैं तो आप नहीं आंसर कर पाओगे, एरर्स करोगे ही करोगे. कई बार हमें लगता है हमें इंग्लिश आती है तो हम पढ़ के बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश आई कैन आंसर देम. वो हमेशा से होता आया था, दैट यूज टू बी ट्रू, बट इस वाले पेपर में वो नहीं हो रहा था, दैट वॉज फेलिंग. बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश मुझे लगेगा शायद ये वाला सही है, द एडवर्टाइजमेंट वॉज पुट आउट फॉर वाइड सर्कुलेशन. यार ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, बट वो इनकरेक्ट है. सॉरी, करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है इनफैक्ट, बट कई बार जैसे फर्स्ट वाले में लग रहा था कि इनकरेक्ट है. इस तरह से कर लेते हैं, द शिप पुट इन एट द फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट टू रिपेयर इट्स डैमेज्ड हल. मुझे लगेगा यार पुट इन एट द फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट, मुझे तो गलत लग रहा है. द शिप पार्क्ड एट द फर्स्ट अवेलेबल पोर्ट, दैट मेक्स मोर सेंस. पुट इन या फिर पार्क्ड इन इज स्टिल बेटर, पुट इन थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है, बट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ऑफ माइन इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो इसलिए यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग थे जो कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से नहीं हो सकते जब तक आप प्रॉपर रूल्स ग्रामर के अप्लाई नहीं करोगे. Question 15, the answer was C, only one is correct. It is widely acknowledged that he takes after his aunt. He was reluctant to take in, ये incorrect है. He assured the client that he would take out the matter. Take on the responsibility second वाले में take out the matter की जगह take up the matter होना चाहिए था. Question 16, the fact that the deliberations were carried out in a cordial manner, इसका हमें closest meaning synonym बताना है. The answer was convivial. और ये जो और भी words दिए हुए हैं, not very easy because we don't use them in our regular communication, regular parlance, इसलिए मुझे ये भी difficult लगा. Question difficult थे. His views on the matter have been impugned by those evaluating. The answer was challenged, option number A. अब यहाँ पर भी impugned का एग्जैक्ट मतलब एक तो पता नहीं होता है, और चैलेंज्ड, बिलिटल्ड, एनहांस्ड, एंड्योर्ड. बिलिटल थोड़ा सा फिर भी क्लोज है, ये दोनों फिर भी एलिमिनेट कर सकते हो, ये दोनों बड़े क्लोज हैं. क्वेश्चन नंबर 18, हिज एड होमिनम comments on his colleague were considered egregious by those present. The answer was B, flagrant and shocking. Okay. Question number 19, subsequently labeled an apostate. The answer is a renouncer of held beliefs. Apostate का मतलब नहीं पता है तो नहीं आंसर कर पाओगे, क्योंकि पढ़ने के बाद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. एन एरोगेंट एंड हॉटी पर्सन भी बहुत क्लोज लग रहा है, सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन भी बड़ा क्लोज लग रहा है, इसलिए मुश्किल थे ये क्वेश्चंस. The debate around corporeity of the soul presents a compelling paradox. The answer was the quality of physical existence. Again, corporeity का मतलब नहीं पता है तो प्रॉब्लम आ सकती थी इसको आंसर करने में. So these were the 20 questions that were asked from English. Unlike previous years, this year English paper was difficult. इससे हमें ये भी लर्निंग मिलती है कि नेक्स्ट ईयर सिविल सर्विसेज का पेपर भी डिफिकल्ट हो सकता है. इंग्लिश का चांसेस आर हाई बिकॉज
दीज आर द सेम बॉडीज क्रिएटिंग द पेपर, इसलिए हो सकता है वो इंग्लिश के पेपर में लेवल बढ़ा दें. सो आई वुड रिकमेंड सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स ऑल्सो, जो भी नेक्स्ट ईयर 2026 में देने वाले हैं एग्जाम प्रीलिम्स का, इंग्लिश को ढंग से करके जाइएगा. बहुत मुश्किल पेपर आ गया तो सीसैट क्रैक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. साइंस के क्वेश्चन उठाते हैं 21 to 30. अब आपको यहाँ से नीचे जब हम चलेंगे तो थोड़ा बहुत ओवरलैप दिखेगा. कोई क्वेश्चन मैंने साइंस में डाला है और साथ में लेट्स से करंट अफेयर्स में भी डाला है, ऐसा दिखेगा. वो क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मिक्स हैं, करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हैं और साइंस में भी डाल सकते हैं, बिकॉज वो जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेट करके उन्होंने कुछ एक बेसिक फैक्ट पूछ लिया. जैसे कि ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली स्टैंड्स फॉर द एक्रोनिम एवैक्स. अब एवैक्स ऑपरेशन सिंदूर वगैरह की वजह से न्यूज़ में थोड़ा बहुत था, बिकॉज इट्स एन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो एडवांस में बताता है जो भी एयरबोर्न ड्रोन्स हैं या फिर प्लेन्स हैं उनकी वार्निंग हमें देता है. दिस एवैक्स भी आई थिंक वी टुक इट फ्रॉम इजराइल इफ आई एम नॉट रॉन्ग सम ईयर्स बैक. तो वहां से ये क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर से निकाल के क्वेश्चन उसका बेसिक पूछा गया या फिर उसका फुल फॉर्म पूछा गया. अब जब तक आप प्रॉपर साइंस एंड टेक डेप्थ में सिविल सर्विसेज लेवल का नहीं पढ़ोगे तब तक इसको याद रखना या फिर इसको इतना इंपॉर्टेंस देना इतना आसान नहीं है. सिविल सर्विसेज की प्रेप में तो डिटेल में पढ़ाया जाता है, भाई एवैक्स है, कैसा दिखता है, कहाँ से लिया है, क्या यूजेज है. बट ईपीएफओ में बिकॉज देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स ऑलरेडी, 12+ सब्जेक्ट्स, तो इतना डेप्थ में हर एक साइंस एंड टेक को पढ़ना मुश्किल होता है. ओके, दैट इज अ डिफरेंस दैट वी सॉ. Question 22, microwave frequency. So this AVAX was not taught by us, इसलिए मैंने यहाँ पर कंक्लूजन में मेंशन किया है, not covered in PIB. सेकेंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन जैमिंग, ये भी देखो वॉरफेयर से रिलेटेड है तो ऑपरेशन सिंधु से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. द आंसर वाज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी. कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती है जैमिंग के लिए? ये हमने फिजिक्स में कवर किया हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो. माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव रिसीवर्स, रेडार, डिशेस, जो कि हमें आइडिया देता है. रेडार यूज होता है ड्रोन्स या फिर कोई भी एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट है, कुछ भी है, वो रेडार यूज करके ही कम्युनिकेट करेगा. तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को यूज करके उस कम्युनिकेशन को जैम किया जाता है. सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स दैट यू कुड हैव आंसर्ड, या फिर आपने साइंस एंड टेक डेप्थ में पढ़ा है तो शायद तब भी आंसर कर पाते, डिपेंडिंग ऑन द मैगजीन जो पढ़ रहे हो. ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रेडार. अब आप सैटेलाइट लॉजिक से भी कर सकते थे कि यार ड्रोन्स वगैरह या कोई भी एयरक्राफ्ट है, वॉर चल रहा है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है मेजरली. तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने के लिए माइक्रोवेव्स यूज कर रहे हैं, या फिर माइक्रोवेव से ही आप, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको ब्लॉक करने के लिए भी आप सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हो. तो यहाँ इसके थ्रू लॉजिक लगा के आप आंसर कर सकते थे. यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स वाज बीइंग टेस्टेड. यहाँ पर वो टेस्ट किया गया था डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 23, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड एम्प्लॉयड बाय जीपीएस टू फाइंड द लोकेशन ऑफ टारगेट? द आंसर इज ए, ट्राइलेटरेशन मेथड. ओके, ट्राइलेटरेशन मेथड भी बोल सकते हैं इसको. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक नॉट कवर्ड इन साइंस एंड टेक नोट्स, ये उसमें कवर्ड नहीं था. क्वेश्चन नंबर 24, स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट, उसमें कौन सा लिक्विड होता है? लिक्विड होता है, और वो लिक्विड क्या होता है वो भी मैंने बताया था. द आंसर इज लिक्विड हेयर, और बायोलॉजी नोट्स में ये कवर्ड था. आप देख सकते हो प्लूरल फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन दैट इज बीइंग यूज्ड, तो लिक्विड ही होगा वो, प्रोटेक्टेड बाय प्लूरा. ये स्क्रीनशॉट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर के, जो यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन के बाद डाले हैं, जिससे कि आपको एक ऑनेस्टली रिव्यू मिले कि जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कितना आया, और मुझे भी मिले कि जो मैंने पढ़ाया, मेरी टीम ने पढ़ाया, उसमें से कितना आया, कितना नहीं आया. 25, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू फैटी एसिड्स इज करेक्ट? Most fatty acids have carboxyl group at one end and methyl group at the other end. That is the correct answer. Only the name is mentioned in the notes and the topic is not covered in depth asked in the exam. Name mention था लेकिन topic पूरा डिटेल में ये सब आपको नहीं कवर किया गया था कि फैटी एसिड्स का कनेक्शन किस तरह से क्रिएटेड होता है. Which one among the following are the primary reactants of photochemical smog? अब ये स्मॉग वाला क्वेश्चन
क्योंकि मेजर सिटीज़ में दिल्ली, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर फॉग होता है, जब टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पर स्मॉग देखा जाता है। एंड दिस वाज एग्जाम वाज हेल्ड एट द टाइम जहाँ पे हमें पता है कि स्मॉग आने वाला है। सो इट वाज मोर related to your awareness as a citizen. That is what I feel. So I think that this is a nice question. The answer is C, nitric oxide and unburnt hydrocarbons. केमिस्ट्री नोट्स में कवर था। फोटोकेमिकल स्मॉग, लॉस एंजलिस टाइप भी बोलते हैं इसको, NOx निट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन O3, इस तरह से मैंने सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो NON NO2 निट्रिक ऑक्साइड निट्रिक डाइऑक्साइड स्मॉग एंड ओजोन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है या फिर कंट्रीब्यूट करता है। Question 27, which one among the following is known as carbolic acid? The answer is phenol. केमिस्ट्री नोट्स में पढ़ाते टाइम मैडम ने ये बताया था कि फिनॉल कार्बोलिक एसिड, ये आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन्ड है। Question 28, which one among the following is the primary commercial use of amines? The answer is synthesis of medicines and fibers, not covered in the course. Question 29, ChatGPT के कंसर्न में क्या सही है? It is based on large language model. That is the answer. हमने AI डिटेल में कवर किया था, बट उसमें ये टर्म हमने कहीं पर यूज नहीं किया that ChatGPT is considered an LLM. So not covered. Question 30, for training and deploying complex models, which one among the following is preferred? The answer is GPU, graphics processing unit. GPU is the correct answer. Not covered in the notes. अब आ जाते हैं कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर्स पे इस बार कम क्वेश्चन थे। ये वाले क्वेश्चंस को भी आप कंप्यूटर्स में भी डाल सकते हो, साइंस एंड टेक में भी डाल सकते हो, तो थोड़ा सा ये ओवरलैपिंग था। ये दो क्वेश्चंस 29 एंड 30, ओके। 31, 32, 33 तीन क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली कंप्यूटर्स से थे। Which among the following stands for SSL encryption, secure socket layer encryption, that is the full form. कंप्यूटर अवेयरनेस में ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के चैप्टर में कवर्ड था और इसको मैडम ने पढ़ाया भी था। Question 32, which of the following statements with regard to solid state drive are correct? Spinning speed is 0, SSD cannot be used, could be used as virtual memory when RAM is insufficient. So the answer is B, 1 and 3 both are correct. ठीक है। कंप्यूटर्स में ये जब हमने राउंड 2 में MCQs उठाए थे तो उन MCQs में इनके बारे में डिस्कशन डिटेल में किया गया था, तो वहां से ये कुछ एक्सटेंड तक आंसर हो सकते थे, नॉट कंप्लीटली। Which of the following could be a permanent memory? The answer is hard disk. Very obvious question, और ये MCQs में भी कवर था और कोर्स के अंदर भी कवर था। साइंस के क्वेश्चंस कुछ और आए उसके बाद फिर से 34, 35, 38 and 68. Question is, which one among the following is the primary environmental concern associated with permafrost thawing in the Arctic? The answer is B, release of methane and carbon dioxide. ये केमिस्ट्री के नोट्स में कवर था, आप ये देख सकते हो। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Which one among the following determines hardness index of fresh water? Total concentration of Ca2 plus and Mg2 plus ions in the fresh water. केमिस्ट्री नोट्स में कवर था हार्ड वाटर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ Ca2 प्लस एंड Mg2 प्लस। वाटर हार्डनेस पे नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि जिसमें क्वेश्चन डायरेक्टली हमने पूछा था। आगे चलते हैं। 68 क्वेश्चन, अभी आपको शायद करंट अफेयर्स में भी नीचे फिर से दिखेगा, साइंस में भी डाला हुआ है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, जिसको हम स्पेस एक्स बोलते हैं, उसका फैल्कन एयरक्राफ्ट है, ड्रैगन एयरक्राफ्ट है, ये दो स्टेटमेंट्स थी। स्पेस एक्स का पूरा नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन है। बताना था कौन सा सही है। द आंसर इज ओनली A, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ड्रैगन कैप्सूल जो है वो भी स्पेस एक्स का है। यहाँ पे लिखा है कि ड्रैगन नासा का है। ये हमने साइंस के MCQ सीरीज में कवर किया था और PIB में भी कवर्ड था। साइंस के MCQ सीरीज में डायरेक्टली ये था, द मिशन यूजेस और यूज्ड स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नेम्ड ग्रेस। तो यहाँ से पता लगता है कि ड्रैगन जो है वो स्पेसएक्स का है, नासा का नहीं है। और भी प्रूफ्स यहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, ठीक है।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस के काफ़ी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 36 to 50, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम 90% ऑफ देम वर डुएबल। तो यहाँ पे जो लोग अच्छे से आईआर लेबर लॉस पढ़ के गए थे, आईआर से तो क्वेश्चन नहीं थे, लेबर लॉस से ही थे, जो अच्छे से लेबर लॉस पढ़ के गए थे और मैंने काफ़ी डिटेल में 2-3 बार पढ़ाए थे मेरी टीम ने, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जिनको सब कुछ याद होगा। Question 36. Not a currently existing scheme under Employees Provident Fund. The answer is D. Family Pension Scheme 1971. हमने all the three currently existing schemes भी पढ़ाई थी और ये भी बताया था, ये देखो तीनों पढ़ाई हुई हैं, और ये भी बताया था कि Employees Pension Scheme जो है that replaced the Family Pension Scheme 1971. ये भी क्लियरली स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कोर्स के अंदर का, वहां से पढ़ाया था, मार्क भी किया हुआ मैडम ने, क्योंकि मैडम ने जब पढ़ाया था तो पढ़ाते पढ़ाते आपको मार्क किया करवाया था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी था इसके ऊपर जो हमने टेस्ट में या फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हुए थे उनमें दिया था। Question 37. Employees Provident Fund does not apply to which of the following establishments registered under Cooperative Societies Act? The answer is option number A. Establishments employing fewer than 50 persons. ये भी क्लियरली मेंशन था कोर्स के अंदर, ये कोर्स के अंदर का स्क्रीनशॉट है, एम्प्लॉइंग फ्यूअर देन 50 पर्सन्स क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर भी फिर से मेंशन है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 16(1) कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एम्प्लॉइंग फ्यूअर देन 50 पर्सन्स एंड नॉट यूजिंग पावर। ऐसे ही यहाँ पर भी आंसर के एक्सप्लेनेशन में जो क्वेश्चन दिया था उसके एक्सप्लेनेशन में मेंशन है। Question 38. Mr. X earns wages of 20,000 per month. What will be the contribution to ESI scheme under Employee State Insurance Act 1948? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इतना होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इतना होगा। इसका फॉर्मूला कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया गया था। 3.25 एम्प्लॉयर, 0.75 एम्प्लॉय। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मार्क्ड है, एम्प्लॉयर का नया कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का नया कंट्रीब्यूशन। जो चेंजेस हुए थे वो चेंजेस भी यहाँ पर बताए थे मैडम ने, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी थे, उन क्वेश्चंस में भी सारा कुछ डिस्कस किया गया था। आप देख सकते हो 3.25 एंड 0.75 है, हमने परसेंटेज टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। सो दीज वर बेसिक क्वेश्चंस, जिसने कोर्स अच्छे से पढ़ा होगा लेबर लॉज वगैरह, उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा होगा। 39. Which one of the following is not a benefit provided to an employee under Employee State Insurance Act? The answer is health benefit, option number D. हेल्थ बेनिफिट कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, मेडिकल बेनिफिट लिस्टेड है। आप कोर्स के अंदर भी देखोगे तो यहां पर भी मेडिकल बेनिफिट, फ्यूनरल, डिपेंडेंट, डिसेबलमेंट, सिकनेस, मैटरनिटी सब मेंशन्ड हैं। तो आप उस तरह से एलिमिनेट कर सकते थे। कंफ्यूजन भी होता, किसी ने याद किया हुआ है तो भाई एलिमिनेट कर सकते थे कि सिकनेस वर्ड मेंशन्ड है, मैटरनिटी मेंशन्ड है, डिसेबलमेंट मेंशन्ड है, मेडिकल बेनिफिट मेंशन्ड है बट हेल्थ नहीं है मेंशन्ड, तो क्लोजेस्ट मेरे लिए यही आंसर हुआ। उस बेसिस पे आंसर कर सकते थे। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे कि सर हमें तो लगा मेडिकल और हेल्थ सेम ही है, फिर उस सिचुएशन में आपको और ऑप्शंस देखने थे कि ए बी सी जो ऑप्शंस हैं वो कितना क्लोज हैं। अगर वो एज इट इज मेंशन्ड है तो फिर तो डी आंसर अपना सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 40. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के दो स्टेटमेंट्स हैं, वेजेस कैन बी पेड इन करंट कॉइन्स, वेज पीरियड कैन बी फिक्स्ड फॉर वीकली पेमेंट, और एक ऑप्शन 3 है। हमें बताना सही कौन से हैं। 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड वाला इज इनकरेक्ट। ऑल 3 स्टेटमेंट्स वो क्लियरली कवर्ड इन आर नोट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लियरली ये सब कवर्ड हैं। एवरी एम्प्लॉयर मस्ट फिक्स वेज पीरियड्स, मैक्सिमम वेज पीरियड 1 month अलाउड फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स लेस देन 1000 एम्प्लॉयज, कब कब पे होगा वेज, अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तब कब पे होगा, सारा कुछ क्लियरली मेंशन था, वहीं से आंसर हो रहा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following deductions from wages can be made under Payment of Wages Act 1936? All the 3 options are correct. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के डिडक्शंस भी हमने पढ़ाए थे, यहाँ पर आप देख सकते हो डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, और इन्हीं से क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बस दिखाने के लिए डाल दिया, अगर आप क्वेश्चन को इससे मैच करोगे डॉक्यूमेंट के थ्रू तो आपको भी रियलाइज होगा कि इससे आंसर हो पा रहा है। मैंने वही स्टेटमेंट्स डाले हैं या स्क्रीनशॉट्स डाले हैं जहां पर मुझे क्लियरली दिख रहा है हाँ
आंसर कर पा रहे थे, देन ओनली आई कैन से कि ये मैंने पढ़ाया था पेपर से पहले, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा। क्वेश्चन 42, लॉस ऑफ वन आई विदाउट कॉम्प्लिकेशन कहां पर आएगा? परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट में आएगा। डायरेक्टली कवर्ड इन द नोट्स अंडर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, ये देखिए यहां पर मेंशन्ड है, लॉस ऑफ वन आई विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, द अदर बीइंग नॉर्मल। अ पर्सन एक्स एज 48 ईयर्स, कुछ कुछ दिया हुआ है और पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पेएबल टू हिम अंडर एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, 9,58,800। इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा के आंसर हो सकता था। ये फॉर्मूला हमने अपने कोर्स में एग्जाम्पल लेके पढ़ाया था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू रेलेवेंट फैक्टर करके आप फिगर आउट कर सकते थे, ठीक है ना। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में इन केस ऑफ डेथ में कहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले भी यहाँ पर पूछा था, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वहां पर ये पूछा था जिसमें आपको कैलकुलेशन करके ही परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में बताना था कि कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा। क्वेश्चन 44, ट्रिपल टेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कौन से जजमेंट में था? बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोर्स के अंदर भी ये ट्रिपल टेस्ट का जो भी सुप्रीम कोर्ट केस था वो क्लियरली मेंशन था, तो बड़े आराम से वहां से पढ़ा भी होता एक दो बार तो आंसर कर पाते। Question 45, which one of the following industries is not a public utility service under first schedule of Industrial Dispute Act? The answer is tea plantation, option number D. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यहाँ पर दी हुई हैं, इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे इजीली, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे देखो sections of industrial establishments related to safety, postal, telephone service, power, light, water supply, industries, public sanitation systems, railways, docks, any industries specified in the first schedule that government declares as public utility service for specified period। तो इसके थ्रू आप मेजर आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन 46, आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। डायरेक्टली कॉन्स्पॉन्ड टू स्टेटमेंट 1 and 2, ये भी आप स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स में देखोगे, यहाँ पर स्पेसिफिकली पढ़ाया गया था, उसी के ही मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स यहाँ लगाए हुए हैं। Question 47, in which of the following situations will gratuity be payable to Mr. X? In all the three situations gratuity is payable। ग्रेचुटी के जो 3 कंडीशंस हैं वो मेजर यहाँ पर भी मेंशन्ड हैं, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट या फिर डेथ और डिसेबलमेंट, और डिजीज भी इसमें ऐड हुआ है। तो ये तीनों ही ऊपर के क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प कर रहे थे। इसमें भी इन क्वेश्चंस के थ्रू भी सेम ही चीज पूछी गई थी मल्टीपल टाइम्स, इसीलिए आप आंसर कर सकते थे। Which of the following is not a right provided to a registered trade union under Chapter 3 of Trade Union Act 1926? ये वाला थोड़ा डाउटफुल है। मेकिंग चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एक्ट डन इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, मुझे लगता है, बट फिर भी इतना क्लियर नहीं है। Constitution of separate purpose for political purposes, the right to create a separate political fund mentioned है, although ऑप्शन नंबर ए बी सी हमें थोड़ा क्लियरली दिख रहे हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर, बट फिर भी इतना क्लियर नहीं है। आगे आते हैं। In which of the following circumstances can Miss X, who is a government servant, not claim maternity benefit of 26 weeks? The answer is she has no surviving child and faces a miscarriage। 6 weeks का मिलता है, यहाँ पर क्लियरली जब पढ़ाया था तो मेंशन किया गया था कि मिसकैरेज के केस में 6 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट आपको मिलता है। एक क्वेश्चन भी था कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में मिसकैरेज के केस में कितना मिलता है, द आंसर वाज 6 वीक्स। Question 50, how many nursing breaks does the maternity benefit provide for a woman who returns to work after her delivery? 2 ब्रेक मिलते हैं in addition to interval for rest। ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा, a woman who has delivered a child and returns to work is allowed 2 return nursing breaks in addition to normal rest intervals। ठीक है, आते हैं क्वांट एंड रीजनिंग पे। यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और यहाँ पर ये भी बोलना पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइक इंग्लिश की मैंने पढ़ाया था, टॉपिक्स तो सारे ही कवर्ड थे बट लेवल ऊपर नीचे होगा ही होगा एग्जाम में, ठीक है ना। द स्टूडेंट्स कैन come to the conclusion better themselves। Question 51, the answer is B, option number answer is option number B 1। मैं जल्दी यहाँ से चलूंगा।
क्वेश्चन नंबर 52 प्राइम नंबर्स पे है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 14। क्वेश्चन 53 मूवी हॉल का क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 23,000। क्वेश्चन 54 हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 6 raised to power 25, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 20। Question 55 in a business ABC, answer is option number D 15, 10 and 6. Question 56, if 5 persons take 5 hours to paint 5 walls of equal area, answer is option D 5. 57, 2nd February was Sunday, which day was it on 1st Feb 2024, answer is Thursday, option number C. 58 ट्रेन का क्वेश्चन है, आंसर इज बी ऑप्शन नंबर बी 2:1. Question 59, answer is option A zx upon y if x% of A is same as y% of B. ये वाला क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं. Question 60 assertion reasoning का क्वेश्चन है, both the assertion and reason are individually correct. डिस्काउंट के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ था. इनके नीचे सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, पूरा कैलकुलेशन है, जिससे कि अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है कि भाई मैंने तो बी मार्क किया था और मुझे लगता है बी ही सही है, तो आप ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हो. यहाँ पे कोई एरर है तो नीचे मुझे बाद में बता भी सकते हो, वैसे एरर्स है नहीं. 61 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 3. 62 आंसर इज बी r-9. 63 is option number B 45. 64 scores of 16 students का क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन सी 0.5. 65 2 अनबायस्ड डाइस का क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन सी 0.25. क्वेश्चन 66, अब हम आ गए हिस्ट्री पे. करंट अफेयर्स हिस्ट्री कहीं पर भी डाल सकते हैं, मिक्स है थोड़ा सा. 66 to 75, 91 to 97, 113. Shri Jatin Goswami Padma Bhushan awardee in the year 2025 is an exponent of which of the following dance forms? The answer is Satriya. ये कवर्ड क्यों नहीं था? क्योंकि 100 रेसिपिएंट्स थे इन अवार्ड्स के. अब 100 रेसिपिएंट्स की मैं लिस्ट भी डाल दूंगा स्पॉटलाइट में तो भी कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए वो सब नहीं डाला गया था. ट्राई करते हैं यार, थोड़ा बहुत रिस्क हमें भी लेना पड़ता है. जब डॉक्यूमेंट देते हैं सब कुछ ही दे दूंगा, तो अभी ऑलरेडी इतनी बड़ी हैं वो मैगजीन्स, और बड़ी हो जाएंगी, फिर आप बोलोगे तो रीडेबल ही नहीं है. तो इसीलिए कहीं कहीं पर हमें भी रिस्क लेना पड़ता है कि अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो वैसे भी याद नहीं होने वाला, तो कोई पॉइंट नहीं है उसको पढ़ने का. क्वेश्चन 67, 2 इंडियन सर्विसमैन वर पोस्टमसली कन्फर्ड विद हैमर्सजोल्ड मेडल इन द ईयर 2025. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? यूएनओ इज द आंसर. पहले कवर किया करता था 2019 तक, बट उसके बाद ऐसे मेडल्स कवर करने बंद कर दिए गए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आने बंद हो गए जहां पर थोड़ा एक माइनर मेडल आपसे पूछा जा रहा है किसको मिला या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये एक मेजर मेडल नहीं था, इसलिए हटा दिया गया था. 68 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये फरवरी की स्पॉटलाइट में भी डिस्कस्ड था, जैसे यहां पर डाला हुआ है. एक्सियोम 4 मिशन विल लॉन्च ऑन स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. ठीक है. 69 2026 फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? अक्टूबर 2025 की स्पॉटलाइट में ये कवर्ड था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बारे में डिस्कस था. प्राइम मिनिस्टर शिनावात्रा वाज रिमूव्ड बाय थाईलैंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द ईयर 2025. द आंसर वाज कंबोडिया. ये कवर नहीं था क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है. पॉलिटिक्स कवर करने की हम कोशिश नहीं करते, घुसते भी नहीं. उसमें से एक आध क्वेश्चन आते हैं, बट कोई पॉइंट नहीं है एक क्वेश्चन के लिए आप पॉलिटिक्स भी पढ़ने लगो. स्प्री 2025 स्कीम के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स थी, पूछा था कौन सी करेक्ट है. बोथ आर करेक्ट. पीआईबी जुलाई में ये स्कीम और इसकी सारी डिटेल्स कवर्ड थी. ठीक है ना. जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? एमएसएमई मिनिस्ट्री. गवर्नमेंट स्कीम्स के डॉक्यूमेंट के अंदर ये कवर्ड था, पीआईबी वगैरह में नहीं था. यहां पर आप देख सकते हो एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, फुल फॉर्म यहां पर मेंशन्ड थी. तो जिसने स्कीम्स कवर अच्छे से करी होंगी गवर्नमेंट स्कीम्स के डॉक्यूमेंट से, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ईपीएफओ आर करेक्ट? ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. पीआईबी जून 2025 में ये कवर था, यहां पर उसका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के फॉर्म में वो कवर किया गया था क्योंकि छोटी न्यूज थी. एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में क्या क्या सही है?
बोथ आर करेक्ट, और ये भी पीआईबी जुलाई 2025 में कवर्ड था। बजट अप्रॉक्स 1 लाख था, 99,446, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आउटले दिया हुआ है ईएलआई स्कीम के बारे में। Question 75, the Union Cabinet approved a new framework for currency swap arrangement 24 to 27. The answer is SARC. ये पुराना क्वेश्चन है, ये आई थिंक मार्च या अप्रैल में आया था पीआईबी में, और वहां से हमने पीआईबी में, क्योंकि छोटा न्यूज़ थी तो खाली छोटी न्यूज़ को हम खाली क्वेश्चन के फॉर्म में डाल देते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो स्पेस बहुत लेता है और डॉक्यूमेंट और भी लंबा हो जाता है, तो उसके लिए खाली क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पीआईबी में हमने कवर किया हुआ था। क्वेश्चन 91 सोशल प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पीआईबी मार्च में ये कवर था सोशल प्रोटेक्शन कवरेज के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन 92 एमएसएमई एंटरप्राइज किस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे होता है? टर्नओवर, नंबर ऑफ वर्कर्स, इन्वेस्टमेंट। ये आप इकोनॉमी में भी डाल सकते हो और करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हो। बजट में हर साल ये चेंज होता है, बट हर साल ये चेंज नहीं होता कि आप किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट यूज होता है, मैंने पढ़ाया भी था ये कोर्स के अंदर। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, 18 मेजर स्टेट्स कि क्या क्या इंडेसेस थे, सब इंडेसेस 5 दिए हुए थे। द आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। नाउ दिस वाज टॉट इन पीआईबी इन जनवरी 2025। आप देख सकते हो जनवरी में हमने पीआईबी से निकाल के ये डाले थे 5 सब इंडेसेस। ये 5 सेम ही यूज किए गए हैं क्वेश्चन क्रिएट करने में। सो द पेपर करंट अफेयर्स वाज मेजरली फ्रॉम पीआईबी। पीआईबी से मेजर क्वेश्चंस थे, सारे नहीं थे बट मेजर क्वेश्चंस पीआईबी से आ रहे थे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन जीवीए, कोई इकोनॉमी थोड़ा थरली पढ़ रहा है तो लॉजिकल क्वेश्चन था, इतना पता है सबको। बट इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर्ड था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ चैप्टर 8 सर्विसेज, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 55.3 इन फाइनेंशियल ईयर 25। क्वेश्चन 95 मुद्रा योजना से है कनेक्टेड। आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। पीआईबी अप्रैल 2025 में कवर्ड था। देखिए तमिलनाडु फर्स्ट दिया हुआ है रैंक पे, तो ये आंसर किया जा सकता था, बट मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रैंक्स वगैरह इतनी सारी याद करना पॉसिबल नहीं होता है। बट एनीवेज इट वाज कवर्ड इन पीआईबी, कोई बिल्कुल रट के जाएगा तो वो कर पाएगा। क्वेश्चन 96 निष्ठा इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। पीएम पोषण के बारे में कुछ दिया, हमें बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। द आंसर वाज ए, ओनली 1 इज करेक्ट। निष्ठा के बारे में यहाँ पे मार्क किया है किसके बेसिस पे हम आंसर कर सकते थे, और पोषण इनकरेक्ट है। पोषण के बारे में मेजॉरिटी चीजें यहाँ मेंशन थी। ओके, क्वेश्चन 97 इंडियाज बायो इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स 4.25% टू जीडीपी। दोनों ही करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स, और दोनों ही एक्चुअली पीआईबी में कवर्ड थी। बट अगेन बहुत मुश्किल है, बायो E3 पॉलिसी आई थी पीआईबी में और हमने डिटेल में कवर करी थी, बट फिर भी मुश्किल होता है इनमें से आंसर करना, क्योंकि इतना डिटेल में हर एक पॉलिसी हर एक चीज आप मैंने दे भी दिया तो पढ़ नहीं पाओगे। तो पीआईबी में 2 मेजर इश्यूज थे। एक तो इट वाज नॉट फ्रॉम रीसेंट मंथ्स, जनवरी से भी था, 2024 से भी क्वेश्चंस थे, 25 से भी थे, एंड सेकेंडली बहुत छोटी छोटी चीज़ों से पूछा गया था। तो बहुत पुराना और बहुत नया भी था, और बहुत छोटे छोटे एरिया से पूछा गया था, इसीलिए मुश्किल था, अनलेस किसी ने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। तो स्माइल स्कीम के बारे में पूछा है, बोथ आर करेक्ट, और ये पूरा पीआईबी में स्माइल स्कीम में मेंशन था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन बेकिंग। तो अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम का डॉक्यूमेंट थरली पढ़ रहा है तो आंसर कर पाता। इकोनॉमी के जैसे मैंने ऊपर आपको दिखा दिए 4-5 क्वेश्चन, वो करंट अफेयर्स में डाल दिए, इकोनॉमी में भी डाल सकते हो। प्योर इकोनॉमी के 3 क्वेश्चंस थे 2024-27, ये तो हमने देख लिया सार्क वाला, है ना। उसके बाद 98 ये वाला क्वेश्चन था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो स्टैटिक्स से था, जो कि हम पढ़ाते हैं इंडियन फाइनेंशियल एंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री में, जो कि कोर्स में पढ़ाया गया है, लेकिन उतना डेप्थ में पढ़ना इतना आसान नहीं है, नंबर 1। बट अगर कोई रेगुलरली पीआईबी वगैरह फॉलो कर रहा है तो भी आंसर हो सकता था, क्योंकि नाफिड 2021 में फॉर्म हुई और नाफिड के बारे में काफी कुछ रिसेंटली न्यूज में आ रहा था, तो हम डाल भी रहे थे, और हर एग्जाम में, मेजर एग्जाम में नाफिड के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट इवन देन इन तीनों को अगर सीक्वेंशियली डालना है
ये पूछा था 1950s और 1960s में कौन सी फॉर्म हुई हैं। तो अगर आपने इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ा है, जहाँ पे मैंने पढ़ाया है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री, तो आपके लिए मुश्किल होता। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल आईएफसीआई कब सेटअप हुआ, एनआईडीसी आईसीआईसीआई कब सेटअप हुआ, आईडीबीआई कब सेटअप हुआ, ये सब क्लियरली डाला हुआ है। ये कोर्स का ही स्क्रीनशॉट है जिससे मैं पढ़ाता हूँ। नाफिड के बारे में भी ये आपको कोर्स के अंदर ही मैंने डाला हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, कोर्स का जो तरीका है लिखने का, लैंग्वेज है, डिजाइन है, वो बिल्कुल अलग दिख जाता है क्लियरली कि ये कोर्स का पार्ट है। क्वेश्चन 99, कोर इन्फ्लेशन में क्या क्या आता है? द आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर किसी ने इन्फ्लेशन पढ़ा है तो वो आराम से आंसर कर सकता है। ये कोर्स का स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर से आंसर हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे मेंशन्ड है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है फूड एंड एनर्जी। ऑडिट एंड इंश्योरेंस पे से 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 86 टू 90। क्वेश्चन 86, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल विच स्टेट्स that it is duty of insured to take reasonable steps? The answer is principle of mitigation. Principle of mitigation of loss कोर्स में पढ़ाया गया था इंश्योरेंस के अंदर। 87, which of the following is not a contract of indemnity? Answer is B, contract of life insurance. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कोर्स के अंदर पढ़ाया गया था, वहां पे मेंशन्ड था ये चीज स्पेसिफिकली। Which of the following statements about audit documentation is not correct? The answer is audit file and audit documentation are the same. ये कोर्स के अंदर नहीं पढ़ाया गया था, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाया था बट डिफरेंस नहीं पढ़ाया गया था। क्वेश्चन 89, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाउचिंग का क्या है? टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये भी कोर्स के अंदर वाउचिंग के अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया था। एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियरली मेंशन्ड है, वहीं से उठाया, ऑफिशियल डेफिनेशन से उठाया। नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, चेकिंग द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो वाउचिंग का काम हो जाता है। यहां पर ये क्लियरली मेंशन्ड है। अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 76 टू 85। क्वेश्चन 76, प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। दिस इज द कन्वेंशन ऑफ कॉन्जर्वेटिज्म और कॉन्जर्वेटिज्म कन्वेंशन, कुछ भी बोल सकते हैं। नोट्स में डायरेक्टली मेंशन्ड थे कॉन्जर्वेटिज्म कन्वेंशन, देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है और मैडम ने पढ़ाया था। इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। Question 77, which of the following is not a fundamental accounting assumption? Matching concept, the answer is option number A. क्वेश्चन एक क्लियरली दिया हुआ था नोट्स के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस? आंसर इज सी, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। यहाँ पर भी देखिए मैचिंग डाला हुआ है, विच इज नॉट द आंसर। तो कोई डिटेल में सब कुछ पढ़ेगा तो उसको आराम से, और ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो मैं बोलता ही हूँ भाई, रिवर्स लर्निंग करके आपको जाना है। Question 78, which of the following is a revenue expenditure? Amount spent for replacement of worn out portion of a machine. पढ़ाते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियरली बताया गया था कि कौन कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी थे। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग मशीन टू कीप इट इन वर्किंग कंडीशन इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजें पढ़ाई गई थी, कोई ढंग से मल्टीपल टाइम्स पढ़ के जाएगा कोर्स में तो मेजॉरिटी चीजें वो कर पाएगा। When purchase of an asset is treated as an expense in the accounting context, it is considered as an error of principle. Sorry, error of principle ये रहा यहाँ पर, क्लियरली इसमें पढ़ाया गया था, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था तो आप आंसर कर भी सकते थे। Which of the following represents an error of principle? यहाँ पर भी इसके थ्रू अगर आपने ढंग से पढ़ा होता तो आप आंसर कर पाते, लॉजिक अगर आपको समझ आता है। एक और क्वेश्चन था जो कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का ही क्वेश्चन था, उससे भी आंसर हो सकता था। Question 18, accounting context, which of the following statements is correct? Provision is a charge against profit. Provision किस तरह से charge against profit है, ये हमने पढ़ाया था। Difference between provision and reserve, देखिए यहाँ लिखा है provision is a charge against profit, मैं zoom in करके दिखाता हूँ। Reserve is an appropriation of profit, और इसका मतलब क्या होता है वो भी समझाया था, और इसके साथ questions भी थे जिनमें ये सेम चीज बताई गई थी। मल्टीपल क्वेश्चंस थे, इनफैक्ट 3-4 क्वेश्चंस आपको क्लियरली दिख रहे हैं जहां पे सेम ही चीज डिस्कस थी। क्वेश्चन 81, which of the following statements is correct? Answer is D, a ledger is known as a principal book of accounts.
यहाँ पर आप आंसर कर सकते थे। तो डिस्टिंक्शन, ओरिजिनल एंट्री, लेजर वगैरह में सब पढ़ाया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये अकाउंट्स के अंदर, जो कि फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाई जाती हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट चैप्टर इन अकाउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कैपिटल अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, इट इज़ रॉन्ग। कैपिटल अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर देखिए जर्नल एंट्री दिखा के समझाया भी गया था, पढ़ाया भी गया था कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। आगे चलते हैं। ये सब प्रूफ्स हैं जिसके थ्रू ये पढ़ाया गया था, बताया गया था। Question 83, which of the following is correct? Operating profit is net profit plus non-operating expense minus non-operating income. ये देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये इनका क्या कनेक्शन है, क्या नहीं है कनेक्शन, वो सब भी स्टेप्स में बता के पढ़ाया गया था कोर्स के अंदर। Which of the following cost is generally not included in computing cost of inventory? The answer is administrative overheads. We explicitly listed that cost exclude administrative overheads. आप देख सकते हो examples of cost excluded from cost of inventory. यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, पॉइंट नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ाई गई थी। अकाउंट्स में, लेबर लॉज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। Which of the following will be an adjustment journal entry if the rent received in advance is 2000? The answer is option number B, debit rent received account and credit rent received in advance account. अगर आपको बेसिक अक्रूवल कॉन्सेप्ट वगैरह आता है और अकाउंटिंग आपने जो जर्नल एंट्रीज पढ़ाई थी, तो उसके बेसिस पे आंसर कर सकते थे। हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 100 to 108, टोटल 8 क्वेश्चंस डायरेक्ट हिस्ट्री से आए थे। सत्रिया वाला भी हिस्ट्री में डाल सकते हो, बट यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा फिट बैठता है क्योंकि वो रिसेंट था। हिस्ट्री में से आई नो क्वेश्चंस वर मोर इन डेप्थ देन व्हाट वी हैड टॉट मेजरली। 8 में से आप 3-4 क्वेश्चंस ही शायद कोर्स के थ्रू आंसर कर पाते, मेजर क्वेश्चंस नहीं कर पाते, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे से डेप्थ में पूछे गए थे और बहुत स्पेसिफिक भी थे। क्वेश्चन 100 विशाखापट्टनम का क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 101 रिवोल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है, सीक्वेंस पूछा था 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पार्शली कवर्ड था, पार्शली कवर्ड नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन 102 होम रूल मूवमेंट के बारे में पूछा था, कौन सा सही है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 इज करेक्ट। आइडेंटिकल आधा अधूरा कवर्ड था, होम रूल लीग के बारे में कुछ कुछ चीजें कवर्ड थी जो उस ऊपर आंसर करने में हेल्प कर सकती थी, नॉट कंप्लीटली बट टू सम एक्सटेंट। फ्रीडम स्ट्रगल 1920 टू 1935 के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है, ऑल द 3 आर करेक्ट। हिस्ट्री नोट्स में मेजरली ये पार्शली कवर्ड था, जस्ट लाइक मेजॉरिटी ऑफ द अदर। भारत नाट्य शास्त्र के बारे में क्या सही है? द आंसर इज ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। ये भी पार्शली कवर्ड था, ये पूरा कवर्ड था। क्वेश्चन नंबर 105, which of the who amongst the following discovered the rock art of भिम्बेटका? वी.एस. वकंकर। आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में भिम्बेटका के बारे में डिस्कवर्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट वी.एस. वकंकर मेंशन था। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स? द आंसर वाज 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आर्ट एंड कल्चर में कवर्ड था, मेजॉरिटी पेंटिंग्स जो कवर्ड थी उसके थ्रू हो पा रहा था। Which of the following temples in India is referred to as Black Pagoda? Sun Temple, Konark। ये भी आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में मेंशन था, सन टेम्पल, कोनार्क, ब्लैक पगोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नहीं आगे चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू महायाना बुद्धिज्म, ऑल द 3 वर करेक्ट, 1 2 and 3। ये भी आर्ट एंड कल्चर के नोट्स में पार्शियली कवर्ड था, फुली कवर्ड पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं पूरे बुद्धिज्म में से, पार्शियली चीजें कुछ कवर्ड थी। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड प्लेज अ मेजर रोल, समटाइम्स यू विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑल द ऑप्शंस, समटाइम्स सम ऑफ द ऑप्शंस। पॉलिटी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 to 120, दिस इज आवर लास्ट सेक्शन। 109 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कनेक्टेड क्वेश्चन था, आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी, 2 and 4 आर करेक्ट। ये मेजरली कवर्ड था मैराथन क्लास 2 में, राउंड 1 में ये क्लियरली मेंशन था।
क्वेश्चन 110 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर कुछ कुछ स्टेटमेंट्स थे, पूछा था कितनी सही है। द आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए, 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों गलत हैं, ओनली द 4th वन इज करेक्ट। ठीक है, ये इसके भी प्रूफ्स मैंने डाले हुए हैं कि क्या क्या चीजें आपको हेल्प करती हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने में जब पढ़ाया गया था। क्वेश्चन 111 ईवीएम्स के ऊपर था। फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम, पीएसयूज क्या क्या हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3। ये दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या फिर इलेक्शंस के बारे में कुछ भी कवर्ड नहीं था। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स थी, हमें बताना था कौन सी सही है। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट। पीआईबी में कुछ एक्सटेंट तक ये चीजें कवर्ड थी, जो भी कवर्ड था नेवा के बारे में वो यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, क्वेश्चन 113 स्माइल स्कीम के बारे में है, बोथ 1 एंड 2। ये तो आई थिंक हमने कवर कर ली है, पीआईबी में ये भी कवर्ड था। क्वेश्चन 114 नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल अलायंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स थी। आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 आर करेक्ट, अदर्स आर इनकरेक्ट। ये भी कवर्ड नहीं था। 115 प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैच द फॉलोइंग करना था और ये इजीली कवर किया जा सकता था। हमारे कोर्स में भी ये मैंने पढ़ाया हुआ था। डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कुड हैव बीन आंसर्ड वेरी इजीली। 116 जीएसटी काउंसिल में कौन मेंबर नहीं होता है? मैंने जीएसटी पढ़ाया था तब मेंबर्स बताए थे, वहां पे भी आंसर कर सकते थे। और जीएसटी काउंसिल के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कवर्ड था, वहां से भी आंसर आप कर सकते थे। आरटीआई के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स थी, नीदर आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। राउंड 1 क्लास 4 में आरटीआई के बारे में बेसिक चीजें यहाँ पे कवर्ड थी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स थी, कौन सी सही है बतानी थी। बोथ वर करेक्ट। क्वेश्चन 118 और ये दोनों भी पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पर कवर्ड थी, आप देख सकते हो। आप पढ़ोगे इसको तो आपको समझ आ जाएगा, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो और भी लंबा सेशन हो सकता है। क्वेश्चन 119 ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाता है, पढ़ते ही हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आराम से जो आपको डॉक्यूमेंट दिए गए थे मैडम ने पढ़ाया था उससे भी आंसर हो सकता था। डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, द आंसर वाज ओनली 3 इज करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ये भी डिटेल में सारे आर्टिकल्स के थ्रू डीपीएसपी पढ़ाया गया था, इजीली यू कैड हैव आंसर्ड इट यूजिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस हो गया। एज आई सेड, इसका डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई और इश्यूज हैं या कुछ जानना चाहते हो एग्जाम के बारे में, यू कैन कॉमेंट ऑल्सो बिलो। एज आई सेड, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्स नाउ आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस आर करेक्ट। एक आध आंसर आपको लग सकता है जहां पर मुझे कंफ्यूजन था, मैंने आपको बता दिया है। एज आई सेड, मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, 99% आंसर्स आपको एक्यूरेट ही मिलेंगे। तो इसके थ्रू आप खुद भी आइडिया लगा सकते हो कि मेरा स्कोर कितना बनता है एक्यूरेटली। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।